परीलोक में 3 परियां बहुत खुल मिलकर रहा करती थी। उनके नाम थे कौशल्या, साधना और नूतन। एक दिन की बात है, तीनों हंसी मजाक कर रही थी। तभी उन्हें नदी किनारे एक चमकती चीज दिखाई दी। कौशल्या ने आगे बढ़कर देखा, वो एक अंडा था। वो उसे उलट पलट कर देखने लगी। जरा देर बाद ही उस अंडे में से आवाज आने लगी, परियों, मैं धरती पर रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं बहुत लालची स्वभाव का था और लोगों को नकली सामान बेचा करता था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में मैंने बहुतों के साथ बेईमानी की। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साधु ने मुझे श्राप देकर अंडा बना दिया और धरती से बहुत दूर इस परीलोक में पहुंचा दिया। अगर तुम में से कोई मुझे अपनी अच्छाइयाँ दान कर दे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मेरे जादू के कारण वो बहुत धनवान भी हो जाएगा। तीनों परियों ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, मगर उनमें से कोई भी अपनी अच्छाई उस अंडे रूपी मानव को दान में देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर उस अंडे की आंखों से आंसू बहने लगे। परियों, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मैं इतना बुरा हूँ कि कोई चाह कर भी मेरी बुराई खुद लेने और अपनी अच्छाई मुझे देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक उपकार कर दो, मुझे धरती पर छोड़ दो। शायद वही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सके। परियां इस बात के लिए तैयार हो गई और उस अंडे को धरती पर लाकर छोड़ दिया और वापस परीलोक की ओर रवाना हो गई। वो अंडा एक कोने में पड़ा, किसी मददगार का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है एक औरत भाग रही है और बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो औरत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और कुछ देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं, वो बाहर निकलती है। तभी उसकी निगाह अंडे पर पड़ी। वो हैरानी से उस अंडे को देखती है और उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती है। अंडा कहता है, बहना, मैं एक जादुई अंडा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? अंडा उसे अपने बारे में सारी बात बताता है। फिर बोला, अगर मेरी बुराई खुद ले ले और अपनी अच्छाई मुझे दे दे तो मैं वापस इंसान के रूप में आ जाऊंगा और मेरे जादू के कारण तुम्हारे पास बहुत धन आ जाएगा। अंडे की बात सुनकर वो औरत हंसने लगी। फिर बोली, भैया, आप जानते हैं ये लोग मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि मैंने चोरी की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी चोरी बदमाशी में गुजारी है। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी कोई अच्छा काम किया हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और वो आगे बढ़ जाती है। उस औरत का नाम मधु था। वो पास ही के गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति का नाम रामानुज था। वो बहुत शांत स्वभाव का था और लोगों की बहुत सहायता किया करता। मधु केवल नाम की मधु थी। वो रामानुज पर छोटी छोटी बात के लिए बिगड़ती और झगड़ा करती। उसने सोचा, यदि मैं अपने पति को अंडे की सहायता करने के लिए तैयार कर लूं और रामानुज की अच्छाई उस अंडे को प्राप्त हो जाए तो उसके द्वारा मैं धनवान हो जाऊंगी। और वो रामानुज को अंडे के बारे में सारी बात बताती है। रामानुज को अंडे पर बहुत दया आ जाती है और वो उसकी सहायता करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। वे दोनों अंडे के पास पहुंचे। रामानुज बोला, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे धन नहीं चाहिए। और रामानुज उसे अपनी अच्छाई दे देता है और उसकी बुराई ले लेता है। उसके ऐसा करते ही अंडा एक मानव का रूप ले लेता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मधु रामानुज पर बुरी तरह चीखना शुरू कर देती है। कितने मूर्ख हैं आप! हमें ढेर सारा धन मिलने वाला था, मगर आपने उसे ठुकरा दिया। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। रामानुज गुस्से में आकर मधु की पिटाई करना शुरू कर देता है।
उसका बदला हुआ स्वभाव देखकर मधु हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था रामानुज अचानक इतना कैसे बदल गया। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, फिर आज इतने कैसे बदल गए जी? वो हिचकिचा कर धीरे से बोली। मधु, तुम भूल गई, मेरी अच्छाई अब उस व्यक्ति के अंदर है और उसकी बुराई मेरे अंदर, तो जाहिर है उसका कुछ तो असर होगा। एक बात और, आज के बाद तुम कोई चोरी बदमाशी नहीं करोगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। जी। और उस दिन के बाद से मधु का स्वभाव बदल जाता है और वो पति की इज्जत करने लगती है। रामानुज के अंदर का अच्छा इंसान उसे बुरा बनने से रोक लेता है। वे दोनों ही एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगते हैं। सच है, इंसान की अच्छाई उसे बुरे काम करने से रोक देती है। किसी शहर में तमन्ना अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वे सब बहुत गरीब थे। चाचा अनुज शर्मा सामान ढोने का काम करते और कुछ पैसे कमा लेते। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी। एक बार की बात है, वे सामान ढो रहे थे कि एकाएक उन्हें चक्कर आ गया और वे सड़क पर गिर पड़े। उसी समय एक गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में अनुज शर्मा की मौत हो गई। इस घटना के कई दिनों बाद तक उनकी पत्नी जया रोती रही। तमन्ना का भी रो रो कर बुरा हाल था। चाची जी, हमने ऐसी क्या गलती की है कि भगवान ने हमारे सर पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे, चाचा जी भी अब नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? बेटी, चाचा जी तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन लगता है जैसे भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन हमारे बुरे दिन जरूर बदल जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तमन्ना के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो कुछ काम करे और पैसे कमाए, और वो खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो खाना बना रही थी। इसी दौरान वो कुछ काम में बिजी हो गई और खाना जल गया। मालकिन जोरों से चिल्लाते हुए बोली, लो, महारानी ने खाना जला दिया। अरे, इन गरीबों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, ये बेमन से काम करेंगी और नुकसान कर देंगी। और वो एक तमाचा जोर से तमन्ना को मारती है और उसे काम से निकाल देती है। तमन्ना उदास मन से घर की ओर लौट रही थी, तभी एक आवाज आती है, रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। वो रुक कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी जो कह रहा था, आज कई दिनों से मैं तुम्हें यहाँ से आते जाते देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी तुम्हें इतना मायूस और उदास नहीं देखा। कारण जानने के लिए मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो? तमन्ना ने उस पेड़ को सारी बात बता दी। सुनने के बाद वो पेड़ बोला, तुम्हारी परेशानी का अंत हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा भविष्य गरीबी के अंधेरे में खो कर रह जाए। ठीक है, तो सुनो, कल सुबह 4 बजे यहाँ से एकदम विपरीत दिशा में 100 कदम आगे जाओ। तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक का घर मिलेगा। उन दोनों घरों में तुम्हें 2 फ्रॉक मिलेंगे। वो जादुई फ्रॉक तुम्हारा नसीब चमका देगा, मेरा यकीन करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर तमन्ना उस पेड़ से विदा लेती है। अगले दिन सुबह 4 बजे वो घर से निकल पड़ती है और पेड़ की बताई जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसे जादुई फ्रॉक का घर दिखने लगता है। वो बारी बारी से दोनों घरों में दाखिल होती है और वहां से 2 फ्रॉक लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है, तुम्हें कहां से मिले? चाची जी ने सवाल किया। तमन्ना उन्हें सारी बात बता देती है। चाची जी अचरज से उस फ्रॉक को छूकर देखने लगती है।
कि तभी उसमें से सोने, चांदी और हीरों के जेवर निकलकर फर्श पर बिखर जाते हैं। तमन्ना और उसके चाची की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। इतने सारे जेवर! हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? भगवान ने हमारी सुन ली चाची जी, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। सोने के जेवर बेचकर वे काफी अमीर हो जाती हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा सा घर हो गया था। घर में कई नौकर चाकर थे। धीरे धीरे चाची के मन में घमंड आ जाता है। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर तमन्ना को घर से निकाल दिया। बड़ी आई है इस घर पर हक जमाने। कान खोलकर सुन लड़की, ये घर और जादुई फ्रॉक सब कुछ मेरा है, समझी? इस घर में पैर भी रखे तो पैर तुड़वा दूंगी। चली जा यहाँ से। चाची का ऐसा व्यवहार देखकर तमन्ना बहुत दुखी थी। उसने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे घमंड में चूर थी। उन्होंने कई गुंडे भी पाल रखे थे। एक रात जब वे सो रही थी, उसी समय उसके दोनों गुंडों ने चाची के हाथ पैर बांध दिए और जादुई फ्रॉक लेकर भाग गए। किसी तरह चाची ने खुद को आजाद कराया और ढूंढते हुए वो तमन्ना के पास आई और बोली, बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दे। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तमन्ना बेटी, उन दोनों जादुई फ्रॉक को गुंडे चुरा कर ले गए हैं। उनके कब्जे से उन फ्रॉक को तू ही ला सकती है। कुछ कर बेटी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तमन्ना काफी तलाश करने के बाद किसी तरह से गुंडों के पास पहुंच जाती है। वे दोनों गुंडे उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तमन्ना बड़ी ही बहादुरी से दोनों का सामना करती है। तभी वहां चाची जी भी पहुंच जाती है। बेटी, मैं जादुई फ्रॉक को संभालती हूँ, तब तक तू इन दोनों की मरम्मत कर। तमन्ना उन दोनों गुंडों की अच्छे से पिटाई करने के बाद उन्हें बांध देती है और फिर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं और सुख से जीने लगते हैं। किसी गांव में दिनेश और राजेश दो भाई रहते थे। वे बहुत गरीब थे और छोटा मोटा काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। एक बार की बात है, किसी दोस्त के जरिए दिनेश ने कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में सुना। यह भी कि अगर कोई उस पेड़ की खोज कर पाया तो वो पेड़ के जादू से बहुत सारा धन प्राप्त कर लेगा। दिनेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने जादुई कुल्हाड़ी वाले पेड़ का पता लगाने का फैसला किया। वो अपने छोटे भाई राजेश के साथ जंगल में निकल पड़ा। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बचने के लिए वे दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी उसका दोस्त मेहुल उन दोनों के करीब आकर बोला, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? खैर, मेरे घर चलो, जब बारिश कम हो जाए तो चले जाना। वे दोनों भाई मेहुल के घर आ गए। तुम दोनों भाई कहाँ जा रहे थे? दिनेश ने मेहुल को कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में बताया। कुल्हाड़ी वाले पेड़ के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन पूरी बात मुझे भी नहीं पता। बस इतना जरूर जानता हूँ कि वह एक जादुई पेड़ है और बहुत ही खतरनाक भी। जो कोई उसके करीब जाता है वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। मेहुल, मुझे लगता है कुल्हाड़ी वाले पेड़ के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। वहां कोई खजाना भी हो सकता है। हमें उस पेड़ का राज जरूर जानना चाहिए। और वे सब कुल्हाड़ी वाले पेड़ की खोज में निकलने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन तीनों कुल्हाड़ी वाले पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई। मेहुल बोला, दिनेश, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तीनों ने वापस घर लौटने का फैसला किया, मगर तभी जोरों से बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए वे सब एक गुफा के अंदर घुस गए। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसे, उन्हें कुल्हाड़ी वाला पेड़ दिखाई दिया। तीनों बड़ी ही हैरानी से पेड़ को देखने लगे। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
हम लोग यहाँ से काफी दूर एक गांव में रहते हैं और तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आए हैं। हम तुम्हारे जादू के बारे में जानना चाहते हैं। अगर तुमने मेरा राज जान लिया तो तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी। अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुम सबकी मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम सब अपने घर लौट जाओ। यह गुफा खतरों से भरा हुआ है। हम हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापार करके बहुत पैसे कमाकर मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक डाकू ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे रुपए और सोने चांदी के सिक्के मुझसे छीन लिए और मुझे मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मैं उसके कब्जे से भागा और इस गुफा में आ गया। वह बदमाश मेरी जान लेने वाला था और मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अंतिम समय में वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बदमाश को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी से वार किया, उस बदमाश ने मेरी आंखों में मिर्ची का छिड़काव कर दिया। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसी धोखे में मेरी कुल्हाड़ी का वार वहीं पास में मौजूद बूढ़े बाबा को लग गई। दुष्ट! तूने न सिर्फ मेरी सालों की तपस्या भंग की, बल्कि मुझ पर कुल्हाड़ी से वार किया। अब तू हमेशा के लिए कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन जाएगा। और इस तरह से मैं कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन गया। मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें की। बाबा, मैंने जानबूझकर आप पर हमला नहीं किया। मैंने तो आपको देखा तक नहीं था। वह डाकू जिसने मेरे रुपए लूट लिए और मुझे मारना चाहता था, उससे बचने के लिए मैंने कुल्हाड़ी से वार किया और धोखे से वह कुल्हाड़ी आपको जा लगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए और वापस मुझे इंसान बना दीजिए। मैं तुझे वापस मनुष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस दिन कोई बहादुर व्यक्ति आकर इस कुल्हाड़ी से उस डाकू का अंत करेगा, उसी दिन यह श्राप खत्म होगा। एक बात और, अगर वह नाकाम रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। और यह कहकर बाबा का देहांत हो गया। उस दिन से मैं यहाँ कुल्हाड़ी वाला पेड़ बनकर बस किसी बहादुर व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा हूँ। दिनेश बोला, मैं खजाने के लालच में यहाँ आया था, लेकिन अब मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगर हम आपकी मदद कर पाए और आप वापस मनुष्य बनकर अपने घर जा पाए तो यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। आप हमें बताइए, वह डाकू कहाँ मिलेगा? हम अभी उसका अंत किए देते हैं। सावधान, यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसके सर पर वार करना होगा और इसके लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा। और यह कहकर कुल्हाड़ी वाले पेड़ ने उस बदमाश का पता बता दिया। तीनों ने उस बदमाश को चालाकी से मारने का फैसला किया। इसके लिए मेहुल ने प्लान बना लिया और फिर वह उस बदमाश जिसका नाम भीमा था उसके पास आया। भाई, मैंने बहुतों से आपकी बहुत तारीफें सुनी है। आप बहुत बहादुर हो। क्या आप मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं आपको एक छुपे हुए खजाने का रास्ता बताऊंगा। वह गहरे सुरंग में है और वहां पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। आप बहादुर हो, आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो। खजाने के बारे में सुनकर भीमा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, चालाक मेहुल ने कहा। चलो, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। और फिर भीमा को वो एक अंधेरे कोने में लेकर आ गया। मेहुल बोला, सुरंग के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। और जैसे ही बदमाश भीमा उस सुरंग के अंदर घुसा, दिनेश ने कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर किया। उस बदमाश के मरते ही कुल्हाड़ी वाला पेड़ वापस व्यापारी में बदल गया। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आप लोग सचमुच बहुत बहादुर हैं और आज से आप सब मेरे दोस्त हैं। सच ही कहा है, किसी की सहायता करने के बाद मन को जो संतोष मिलता है, उससे बड़ा कोई धन नहीं।